कैलाश और बीना की उम्र में काफ़ी अंतर था। कैलाश लगभग 40 वर्ष का अधेड़ पुरुष था, जबकि बीना केवल 24 वर्ष की थी। मगर वक्त और हालात का कहर तो हमेशा गरीबों की झोपड़ी पर ही टूटता है। बीना एक गरीब बाप की बेटी थी। वहाँ शराफत थी मगर दौलत नहीं थी। बीना के पिता जब बेटी विवाह उसके हम उम्र लड़के से ना कर पाए तो हार कर उन्होंने अपनी बेटी की शादी कैलाश से कर दी। वह जानते थे कि कैलाश उनकी बेटी से उम्र में काफ़ी बड़ा है, मगर बेटे के हाथ तो पीले करने ही थे। समाज का मुंह तो बंद करना ही था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और उनकी शादी हुए पूरे 4 साल बीत गए। कैलाश के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह व्यापार करता था, बाजार में उसकी दुकान थी। कैलाश जहाँ बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा था, वहीं बीना पर और अधिक निखार आता जा रहा था। सच बात तो यह है कि बीना पर जवानी छाती जा रही थी। वैसे भी 25 से 40 वर्ष तक की उम्र में नारी पर स्वभाव का अधिक ही रहता है। शायद कैलाश अपनी पत्नी बीना की इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहा था। वह ललचाए नज़रों से लोगों को देखा करती थी। उसके पड़ोस में ही मनीष नाम का एक गायक रहता था। वह भरे पूरे बदन का 24-25 वर्ष का नवयुवक था। अभी मनीष का विवाह नहीं हुआ था। मनीष शादियों में या इधर उधर गीतों का प्रोग्राम किया करता था। कभी कभी वह बीना की ओर देख लेता, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि वह उसके किसी प्रकार के संबंध बनाए। बीना का पति सुबह 10 बजे अपनी दुकान पर चला जाता था। बीना घर पर अकेली रहती थी। आज बीना ने अपने पति के चले जाने के बाद एक बार बाहर निकल कर देखा। बाहर कोई नहीं था। सब लोग अपने कमरे में काम में लगे हुए थे। मनीष के कमरे में से हारमोनियम की आवाज़ आ रही थी। वह शायद कोई धुन बना रहा था। बीना ने अपना द्वार बंद किया और तेज़ी से मनीष के घर की ओर चल दी और वहां जाकर एक पल के लिए मनीष के द्वार पर खड़ी हो गई। वहां खड़े खड़े उसने एक बार चारों ओर देखा, फिर धीरे से द्वार को अंदर की ओर धकेल द्वार खुल गया। बीना अंदर दाखिल हो गई। बीना पर दृष्टि पड़ते ही मनीष के हाथ रुक गए, हारमोनियम बंद हो गए और वह अपने स्थान से उठकर खड़ा हुआ। उसके मुंह से स्वयं निकल पड़ा, आप और यहाँ? हाँ देवर जी, बीना ने रिश्ता जोड़ते हुए कहा। आपके पास खाने में कोई परहेज तो नहीं है? बीना को अपने कमरे में देखकर एक क्षण के लिए तो मनीष बौखला सा गया था। फिर उसने अपने आप पर काबू किया और बोला, आप यहाँ किस लिए आई हैं? बैठने के लिए नहीं कहोगे? देवर जी बैठो, मनीष ने हकलाते हुए कहा। तुम तो घबरा रहे हो, बीना ने मुस्कुराकर कहा। मैं कोई हवा तो नहीं हूँ। अब तक मनीष ने अपने आप को संयत कर लिया था। उसने बीना को गौर से देखा। बीना काफ़ी सुंदर लग रही थी। जवानी से भरपूर बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, टमाटर गाल, सुंदर दंत पंक्तियाँ, आँखों में सुरमे का डोरा और नागिन जैसे काले लहराते बाल। कई पलों तक मनीष एकटक उसे देखता ही रह गया और फिर उसने बीना की ओर देखते हुए कहा, अब बताओ मेरी याद कैसे आई? मनीष जी, तुम कैसे मर्द हो? बीना ने कहा। यह भी कोई जानने की बात है? भाभी अपने देवर के पास अकेले में क्यों आती है? बीना की इतनी साफ बात सुनकर मनीष हक्का बक्का रह गया। उसे इस बात की कतई आशा नहीं थी कि वह इस कदर साफ साफ कर उसके अपने हुस्न की खुली दावत देगी। आवाज़ दोनों को धीमी थी। मनीष तो बेचारा घबरा गया था। उसे बीना की हिम्मत पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वह सोच रहा था कि यदि उसे किसी ने देख लिया तो वह क्या जवाब देगा। मनीष ने उसे वहाँ से जल्दी जाने को कहा। बीना ने भी, भाभी नहीं कह सकते हो? भाभी बोलो देवर जी, आप यह बताइए कि आप मुझसे क्या चाहती हैं? बताओ। हाँ। बीना अपनी जगह से उठकर उसके करीब चली गई और अपने होठ उसके अधरों पर रख दिए। उफ, मनीष तो जैसे पागल सा हो गया था। उसके सारे बदन में चींटियों से रेंगने लगी थी। सारा बदन कपकपा गया था। कई पल इसी स्थिति में गुजरे। फिर अपने होठों को उसने अंधेरों से हटाते हुए बाद बीना ने कहा, जवाब मिल गया देवर जी। भाभी बोलो, यह सब जो आप कर रही है क्या यह उचित है? मनीष ने पूछा, क्या किसी शादीशुदा स्त्री को यह सब शोभा देता है?
ये तुम्हारा अपने पति के साथ विश्वासघात है। मनीष, जी मैं तुम्हारे पास भाषण सुनने नहीं आई हूँ। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या शादीशुदा स्त्रियों को प्यार करने की इजाज़त नहीं होती है? होती है, मनीष ने कहा। उसका सारा प्यार उसके पति के लिए होता है। अब तुम जाओ भाभी, अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो मैं और आप दोनों बदनाम हो जाएंगे। दुनिया कहती है अच्छा बदनाम बुरा, कुछ नहीं होगा। बीना ने कहा, तुम तो बेकार घबरा रहे हो, यह बात नहीं है। मनीष ने कहा, आदमी को अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। मनीष की बातों की परवाह किए बिना बीना ने एक बार और उसके होठों के चूमा और मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। मनीष ठग सा चुपचाप देखता रहा। बीना का जा चुकी थी। मनीष बुरी तरह से डर गया था। वह सोच रहा था कि यदि किसी ने उन दोनों के बात करते हुए देख लिया हो तो वे बदनाम हो जाएंगे। अब इस स्थिति में वह क्या करें? ऐसी स्थिति में निकलने का क्या उपाय है? वह हारमोनियम बजाना भूल गया था और बीना वह बेहद खुश थी। उसे विश्वास था कि उसने जो हरकत कर दी है वह रंग अवश्य लाएगी। 2 दिन बीत गए, कोई बात नहीं। तीसरे दिन दोपहर में जब सब लोग अपने अपने दरवाजे बंद करके सो गए थे, बीना मनीष के यहाँ जा चुकी थी। मनीष का अंदर बंद द्वार नहीं था। कूलर चल रहा था और वह आंखें बंद किए कोई गीत गुनगुना रहा था। बीना ने धीरे से द्वार खोल रहा। वह चुपचाप आकर मनीष के बिस्तर पर जा बैठी। मनीष हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने बीना को अपने पास देखा तो घबरा गया और बोला, भाभी तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? तुम जाओ यहाँ से। बीना ने उठकर अंदर से कुंडी बंद कर दी। मनीष बुरी तरह से घबरा गया और कहने लगा, ये क्या कर रही हो? अभी तो सिर्फ दरवाज़ा बंद किया है। भाभी, बोलो देवर जी, बोलो देवर जी। अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं आपके पति से आपकी शिकायत करूंगा। बेवकूफ़ हो तुम। क्यों? इसलिए कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। बीना ने कहा, तुम क्यों घबरा रहे हो जब मैं नहीं घबरा रही हूँ? एक बात और याद रखो, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अभी शोर मचाती हूँ। मैं लोगों को इकट्ठा करती हूँ। मैं कह दूँगी मुझे ज़बरदस्ती खींचकर द्वार बंद कर लिया है और मेरी इज्जत लूट लेना चाहता है। मनीष को एकदम पसीना आ गया। उसने यह तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इस तरह की हरकत भी कर सकती है। उसने बीना की ओर दयनीय दृष्टि से देखते हुए कहा, तुम चाहती क्या हो? तुम्हारा प्यार, उसने साफ साफ कहा। वह मनीष के पास बिस्तर पर बैठ गई। मनीष ने भी सोच लिया कि जब बीना स्वयं उसे प्रोत्साहित कर रही है तो जो होगा देखा जाएगा। भगवान जानता है कि वह बेकसूर है। वह स्वयं तो कोई पाप नहीं कर रहा। यह सोचकर उसने बीना को अपने करीब खींच लिया। बीना के मन की मुराद पूरी होने लगी। 1 घंटे बाद वह वहाँ से निकलकर चली गई। रास्ता सुनसान पड़ा था। उसे किसी ने नहीं देखा था। धीरे धीरे मनीष को बीना के प्यार में वासना का चस्का लग गया था। उसके बाद कभी वह बीना के घर पर आ जाता और कभी बीना उसके कमरे में आ जाती। एक दिन किसी ने बीना के पति से कहा, कैलाश, तुम्हें कुछ खबर है? तुम्हारी बीवी क्या गुल खिला रही है? क्या वह तुम्हारी अमानत में खयानत कर रही है? कैलाश को बहुत गुस्सा आया। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करे। एक बार तो जी में आया था कि उसकी इच्छा अच्छी तरह से धुनाई करे। फिर उसने सोचा कि जो कुछ उसने सुना है वह सच है या नहीं। दाल में कुछ काला अवश्य है। उसने स्वयं पता लगाने का निश्चय किया। उसे बताया गया था कि वह अक्सर दोपहर में मनीष के कमरे में जाती है। कैलाश रोज़ दोपहर को आकर वहीं एक जगह छिप जाता था और दोपहर ढलने के बाद ही वापस दुकान पर जाता था। उसने बोला से कुछ नहीं कहा था। हर रोज़ की तरह कैलाश आज भी दोपहर में घर से बाहर आकर एक जगह छिप गया। करीब 1 घंटे के बाद उसने बीना को निकल कर आते हुए देखा। वह सब कुछ देख रहा था। बीना ने एक बार चारों ओर देखा और फिर
मनीष का द्वार खोलकर अंदर घुस गए। 10 मिनट बाद कैलाश उसके द्वार पर आया। क्रोधावेश में उसका चेहरा लाल हो गया था। उसका जी चाह रहा था कि अपनी पत्नी और मनीष को गोली मार दे, लेकिन कैलाश ने अपने आप पर नियंत्रण रखा। वह ज़बरदस्ती में कुछ नहीं करना चाहता था। उसने कैलाश के द्वार पर जाकर द्वार खटखटाया। कौन है? अंदर से मनीष की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोला। बिना समझ गई थी कि यह उसके पति की आवाज़ है। उसने बहुत जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए। मनीष ने भी अपने कपड़े ठीक किए। बिना पलंग के नीचे दुबक गए। बाहर खड़ा कैलाश द्वार की दराज से सब कुछ देख रहा था। मनीष ने द्वार खोल दिया और बाहर खड़े कैलाश को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। बिना बाहर आ जाओ। कैलाश की आवाज़ क्रोध से काँप रही थी। बिना को बाहर आना पड़ा। उसका पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। चेहरा पीला पड़ गया था। उसने गर्दन झुका रखी थी। चलो, कैलाश ने इतना ही कहा। बिना चुपचाप गर्दन झुकाकर चल दी। वह रंगे हाथों पकड़ी गई थी और उसकी हालत रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोरों जैसी थी। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि किसी ने उसे देखा नहीं था। कैलाश बिना को लेकर घर आ गया। उसने बिना कुछ कहे सुने ही उस पर डंडा बजाना शुरू कर दिया। कैलाश ने बिना को जी भर कर पीटा। उसके शरीर में जगह जगह निशान पड़ गए थे। वह रोती रही, मगर कैलाश ने उसके रोने की कोई परवाह नहीं की। खूब तबीयत से पीट लेने के बाद कैलाश ने कहा, याद रखना, यदि आज के बाद मैंने तुम्हें उसके साथ देखा या किसी ने सुना तो मैं तुम्हें बिना सोचे समझे गोली मार दूंगा। बिना चुपचाप एक और बैठ गई। उसने भी मन में ठान लिया था कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए मनीष का साथ नहीं छोड़ेगी। मगर मनीष ने भी पक्का निश्चय कर लिया था कि वह बिना से बिल्कुल बात नहीं करेगा। यदि वह आए भी तो उसे दुत्कार कर भगा देगा। लगभग 1 सप्ताह बाद बिना मनीष के कमरे में जा पहुंची और जाते ही उसके गले लग गए। बिना जी, आप यहाँ से जाइए, मनीष ने कहा। मैं नहीं चाहता कि मेरी और आपकी बदनामी हो। मनीष, हाँ बिना, तुम क्यों निश्चिंता करते हो? बिना ने उसके गाल पर चुम्बन अंकित करते हुए कहा, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अब उसके साथ नहीं रहूँगी। मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अगर तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहने में परेशानी है तो यहाँ से भाग चलो। यह तुम क्या कर रही हो? वही जो सच है, बिना ने कहा। मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारी बनकर रहूँगी। नहीं बिना, मनीष ने कहा, यह ठीक नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ना ही मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। समाज क्या कहेगा? लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे? यही ना कि मैं एक गैर मर्द की औरत को लेकर भाग गया। मनीष, हाँ बिना, मैं सच कह रहा हूँ। क्या मेरे प्यार में कोई कमी है? बिना ने पूछा। क्या मैंने तुम्हें दिल से प्यार नहीं किया है? मैं कब इनकार करता हूँ? फिर वे बेरुखी क्यों? बिना ने कहा, हसीन हूँ, जवान हूँ, तुम्हारी उम्र है। जब मैं नहीं घबरा रही हूँ तो तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूँगी। हम दोनों मिलकर अपनी दुनिया बसाएंगे। मनीष अजीब पेशोकेश में स्थिति में था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति में क्या करे। बिना ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बोलो मनीष, क्या सोच रहे हो? बिना, मनीष ने कहा, मुझे इस विषय में सोचने का कुछ समय दो, सोच लो, कहकर वह चली गई। 2 दिन बाद फिर बिना उसके पास आई और बोली, चलो आज भाग चलें। कुछ क्षण मनीष सोचता रहा और फिर अपने आप को हालात में हवाले करते हुए कहा, ठीक है, तुम स्टेशन पर मिलना, मैं शाम को 5 बजे मिलूँगा। मनीष के मुंह से यह सब सुनकर वह खुशी खुशी वहाँ से चली गई। घर जाकर वह अपनी तैयारी करने लगी। उसने घर से सब नकदी और जेवर ब्रीफकेस में रख लिया। वह 4 बजे अपने घर से निकल गई। उसने घर से निकलने वक्त मेज पर एक पर्चा लिखकर रख दिया था। उसमें लिखा था, कैलाश, मैं स्वेच्छा से तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरा तुम्हारा दाम्पत्य संबंध नहीं है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना।
बीना बीना को किसी ने देखा नहीं था। अगर देखा भी होता तो किसी को क्या मतलब था। बीना टैक्सी में बैठकर स्टेशन पहुंच गई। उस समय 7:30 बज रहे थे। गाड़ी का टाइम 5:30 बजे का था। 5 बजे मनीष भी स्टेशन पर आ गया था। मनीष ने 2 टिकट खरीद लिए थे। 5:30 बजे गाड़ी आई और वे दोनों सवार होकर चल दिए। गाड़ी दौड़ रही थी। रात को जब कैलाश घर पहुंचा तो उसने बाहर से द्वार बंद पाया। ताला लगा हुआ था। उसके पास दूसरी चाबी थी। उसने द्वार खोला, लेकिन उसके समझ में नहीं आया कि उसके द्वार बंद क्यों हैं। बीना इस समय कहाँ जा सकती है। उसने सोचा हो सकता है अपने घर चली गई हो। द्वार खोलकर वह अंदर पहुंचा और उसने बटन दबाकर बल्ब जलाया। सामने मेज पर रखे हुए कागज़ पर उसकी नज़र पड़ी। उसने आगे पढ़कर उस कागज़ को उठाया और उस एक ही सांस में पड़ गया। उसका दिमाग खराब हो गया। काफ़ी देर के बाद वह अपने आप को आश्वस्त कर पाया था। फिर वह सामान्य हो गया। वह सोच रहा था कि एक तरफ से अच्छा ही हुआ। दरवान औरत से पिंड टूट गया। वह किसी दिन उसे मरवा भी सकती थी। कहते हैं ना कि त्रिया चरित्र जाने न कोय, खसम मार के सती होए। कैलाश चुपचाप बैठ गया। उसने पुलिस में खबर करना भी उचित नहीं समझा। वह उस औरत को पाना ही नहीं चाहता था। यदि वह आ भी गई तो फिर उसे इस तरह से काम करेगी। बदनामी से तो मर जाना ही अच्छा है। उधर मनीष और बीना एक नगर में पहुंच गए। बड़े नगर में स्थान पर उन्होंने एक छोटे नगर में रहना उचित समझा था। 2 दिन की भाग दौड़ के बाद उन्हें एक मकान मिल गया। किराया अधिक नहीं था। उन दोनों की उम्र लगभग बराबर थी। पति पत्नी की तरह लगे थे, इसलिए किसी को यह शक नहीं हुआ था कि वे पति पत्नी नहीं है। वे आराम से रहने लगे थे। 1 सप्ताह तक मनीष ने समाचार पत्र प्रतिदिन देखे। वह यह जानना चाहता था कि बीना के पति ने कोई रिपोर्ट तो नहीं करवाई है या नहीं। पेपर में भी अभी तक इस प्रकार की कोई खबर नहीं छपी थी। फिर वे दोनों अपने काम में लग गए। बीना अपने साथ काफ़ी नकदी व जेवर भी लाई थी, इसलिए फिलहाल उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। मनीष होटल उनके चक्कर लगा रहे थे ताकि उसे गाने का काम मिल जाए। बीना इस तरह की स्त्री थी कि जो किसी एक की बनकर नहीं रह सकती थी। वहाँ आकर उसने गली के एक पहलवान टाइप युवक को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। मनीष तो काम की तलाश में निकल गया जाता था। उसे इस बात की सपने में भी नहीं आशा थी कि बीना उसके साथ भी विश्वासघात कर सकती। जो नारी अपने पति को छोड़कर उसके साथ आई थी, वह भला उसके विषय में यह कैसे सोच सकता था कि वह उसे धोखा दे सकती है। लेकिन अगर इस बात को इस तरह से लिया जाए कि जो औरत अपने पति की ना हुई वह प्रेमी की क्या होगी, और उसने 2 महीने में ही उसे धोखा दे दिया। वह उस पहलवान टाइप युवक अमर की बाहों में आ गई थी। अमर ने प्रस्ताव रख दिया था कि यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ। यह सब इसलिए हुआ था कि बीना ने उसकी बाहों में आते ही बता दिया था कि मनीष उसका पति नहीं है, बल्कि वह उसे भगा कर लाया है। यहाँ भी बीना ने झूठ बोला था, क्योंकि हकीकत यह थी कि किसी ने मनीष को भाग चलने के लिए प्रेरित किया था। मनीष ने उसे नहीं भगाया था, बल्कि वह मनीष को भगा लाई थी। इसलिए अमर ने शादी का प्रस्ताव रख दिया था और स्वेच्छा से बीना ने स्वीकार कर लिया था। शाम को जब मनीष दिन भर की भाग दौड़ के बाद वापस घर आया तो उसने बीना को पास अमर को बैठा हुआ पाया। उसे देखकर मनीष ने कहा, बीना ये यहाँ क्यों बैठा है? मनीष, बीना ने कहा, मैं अमर के साथ शादी कर रही हूँ। ओह हाँ मनीष। बीना, मनीष ने कहा, मैं पागल था जो तुम्हारी बातों में आ गया था और अपना बना बनाया काम छोड़कर यहाँ आया हूँ। मैंने यह नहीं सोचा था कि जो औरत अपनी पति की नहीं हुई वह मेरी क्या होगी। तुम जैसी औरतों को या तो गोली मार देनी चाहिए या किसी वैश्या के कोठे पर ले जाकर छोड़ देना चाहिए। मनीष अमर ने कहा, अब तुम जाओ और अपना काम करो। अमर, मनीष, अब मैं तुम्हें अपने सामने एक पल भी सहन नहीं कर सकता।
मैं तो जा रहा हूँ, मनीष ने कहा, मगर एक बात याद रखना कि वासना की पुतली तुम्हारी भी बनकर नहीं रह सकेगी। उस दिन जब ये तुम्हें धोखा देकर किसी और की बाहों में चली जाएगी, तब तुम्हें भी मेरी तरह ही अपनी भूल का एहसास होगा। वासना की पुतली को कोई मर्द खुश नहीं कर सकता। अच्छा अभी ना, मुझसे जो गलती हुई हो उसे माफ़ करना। अमर, तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। और इस शब्दों के साथ ही मनीष अपना गिटार उठाकर वहाँ से चल दिया। उसे कोई विशेष दुख नहीं था। जल्दी ही दिन निकल आया था। कहते हैं ना कि यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मनीष तो वापस अपने शहर में आकर अपने काम में लग गया। करीब 2 साल के बाद एक दिन मनीष ने समाचार पत्र में पढ़ा कि अमर की पत्नी बीना अपने नए प्रेमी जयदेव के साथ भाग गई। उस समाचार को पढ़कर मनीष मुस्कुराया। वह स्वयं ही बड़बड़ाया, ये तो होना ही था। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं एक ऐसा ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।